अप्रॉक्स 6 to 7 मंथ मेहनत करने के बाद से हम पहुंच गए हैं गोल्डन एरा में, गोल्डन एज में हम लोग पहुंच गए। यहीं से साइंस की, यहीं से मैथमेटिक्स की, यहीं से एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई थी। कहां से? गोल्डन एज से ही शुरुआत हुई थी। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और समुद्रगुप्त के प्रशस्ति के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हेलो डियर लवली कलीग्स, आई एम आरवी, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज से हम लोग चलते हैं 1700 वर्ष पहले चलते हैं। 1700 वर्ष पहले चल के हम लोग बात करेंगे। ये तो हो गया हमारे जीसस क्राइस्ट का टाइम। अब 1700 वर्ष कितना हो गया? तो 319 पे बात करेंगे, 335 पे बात करेंगे, और 380 तक ले हम लोग बात करेंगे। ये सब एडी की हम लोग बात कर रहे हैं, आफ्टर क्राइस्ट या एनो डोमिनी की हम लोग बात कर रहे हैं। आफ्टर क्राइस्ट नहीं होता है यार, सी मतलब कि कॉमन एरा की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी के जो पीरियड है उसको गोल्डन एरा भी कहा जाता है, भारत का गोल्डन एरा भी कहा जाता है। जैसे कि 21st सेंचुरी को क्या कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी का एरा कहा जाता है, वैसे ही गुप्ता डायनेस्टी को क्या कहा जाता है कि भारत का गोल्डन एरा कहा जाता है। और इसी समय में भारत में पहली बार गोल्ड के और सिल्वर के पैसे का चलन हुआ। किसके टाइम में? तो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में ही गोल्ड और सिल्वर के पैसे का चलन हुआ। इन्हीं के पीरियड में साइंस के क्षेत्र में और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, एस्ट्रो के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति देखा गया, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखा गया, बहुत ज्यादा विकास देखा गया। साइंस के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में और एस्ट्रो के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति देखा गया। जैसे कि अभी के टाइम में सबसे ज्यादा क्या चीज का प्रचलन है? मशीन लर्निंग का प्रचलन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रचलन है, और एनिमेशन का प्रचलन है। या आप ये भी देख रहे हो कि हर कोई अपना जो इंट्रोडक्शन दे रहा है वो वीडियो के माध्यम से इंट्रोडक्शन दे रहा है। हर कोई अपना कम्युनिकेशन किसके माध्यम से कर रहा है? तो वीडियो के माध्यम से कम्युनिकेशन कर रहा है। वैसे ही गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड में साइंस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बदलाव आया था, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ था। मैथमेटिक्स में भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ था, और एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ था। जैसे कि आप अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे आपके अंदर भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होता है। जैसे आप 6 में जाओगे, 7 में जाओगे, 8 में जाओगे, तो कुछ आपके अंदर नॉलेज भी इंक्लूड होगा और आपका माइंड का भी ग्रोथ होते जाएगा। वैसे ही यहाँ पर हम लोग आ गए हैं गोल्डन एरा में आ गए। तो बहुत पीछे से आते आते हम लोग आए हैं गोल्डन एरा में। तो यहाँ तो बहुत कुछ चेंज होना ही चाहिए था, क्योंकि हम लोग बहुत तांबे का, लोहे का औजार पढ़ते पढ़ते थक गए थे। अब हम लोग आए हैं गोल्डन एरा में, तो थोड़ा सा सोना के और सिल्वर के बारे में तो पढ़ना जरूरी बनता है ना। तो अब बात करते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। इनका जो वंशज था वो बहुत धनी मनी जमींदार वंशज से बिलोंग करते थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट अपना प्रभाव दूसरे क्षेत्र में डालने के लिए उन्होंने लिच्छवी की रानी कुमार देवी से शादी कर लिया था। जैसे कि आपके लाइफ में भी कभी कभी ऐसा मौका आएगा कि अगर आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, जैसे कि आपको कभी क्या, आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बनोगे ना डीएम, आप बनोगे ना आईएएस अफसर। तो आईएएस अफसर बनोगे तो आप किससे शादी करना पसंद करोगे? आईएएस अफसर जो लड़की होगी उसी से ना शादी करना पसंद करोगे, ताकि आपका जो स्टेटस है वो बराबर बना रहे। किसी छोटे घराने से तो शादी करना पसंद नहीं करोगे आप। मतलब ये जनरल बात है यार। भले लोग कहता है कि हम इस पोस्ट पर जाने के बाद से हम गरीब घर की जो बेटी है उसको अपने घर में लाएंगे और उसको आश्रय देंगे, ये लोग कहते हैं। रियलिटी में ये नहीं होता है। जितने आप सक्सेस हो जाओगे उतने ही हायर क्लास में आप अपने को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के बारे में सोचोगे। लेकिन कोई जैसे ही सक्सेस हो जाता है तो वो उसके बाद से नीचे के बारे में नहीं सोचता है। वो सोचता है कि अब मैं बन गया हूँ आईएएस अफसर, तो क्यों ना जो मेरी वाइफ हो या जो मेरे फ्रेंड्स हो सब हो इसी कैंडर के, इसी कैटेगरी के मिले या इसी कैटेगरी के हों। वैसे ही चंद्रगुप्त फर्स्ट ने सोचा कि यार अपना प्रभाव दूसरे क्षेत्र में डालना है तो किसी ना किसी राजा की बेटी की यहाँ शादी करना पड़ेगा। तब उन्होंने लिच्छवी की रानी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कुमार देवी से शादी किया, और यहाँ पे शादी करने के बाद से इनका प्रभाव इनके क्षेत्र के अलावा वहां पे भी बहुत ज्यादा फैल गया। चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमार देवी के ही पुत्र थे समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के दूसरे राजा थे। लेकिन यहाँ हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमार देवी के बेटे समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जब चंद्रगुप्त फर्स्ट बूढ़ा हो चुके थे
तब इन्होंने सोचा कि यार अपना जो साम्राज्य है वो किसको सौंपा जाए, बड़े बेटे को सौंपा जाए या समुद्रगुप्त को सौंपा जाए। तब बहुत कुछ सोचने के बाद से चंद्रगुप्त फर्स्ट के मन में ये बात आई कि जो क्वालिटी राजा का होना चाहिए, जो शक्ति होना चाहिए या जो सोचने की क्षमता होना चाहिए या जो लोगों को मैनेज करने की जो क्षमता है वो समुद्रगुप्त में ही है, बाकी इनके दूसरे बेटों में नहीं है। तब इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को चुना। कब? 335 एडी में। 335 एडी से 380 एडी तक समुद्रगुप्त ने राज्य किया गुप्ता डायनेस्टी पर। लेकिन यहां सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता, अगर उनको राज्य अभिषेक करा दिया गया तब इनके भाइयों में विद्रोह फैल गया, अलग अलग जगहों पे विद्रोह करना शुरू कर दिया कि यार मुझे नहीं बनाया गया, मुझे नहीं बनाया गया, मुझे। कितनी खराब मैसेज आती है, कभी कभी हिस्ट्री पढ़ने से ना बहुत खराब मैसेज भी आती है, कभी हिस्ट्री पढ़ने से ना बहुत अच्छी भी मैसेज आती है। बताओ भाई में इसमें क्या क्या झगड़ा करना यार, भाई में झगड़ा करने से क्या फायदा यार। हम तो सोचते हैं कि मेरे जो छोटे भाई है या मेरे बड़े भाई वो हर फील्ड में अच्छा करे, मैं तो यही सोचता हूँ। क्या जरूरत है यार लड़ाई करने का, आप ही का ना भाई बना है राजा, आप ही का ना क्षेत्र का बना है, लड़ाई करने से क्या फायदा। जो समुद्रगुप्त के भाई थे वो अलग अलग क्षेत्रों में लड़ाई करने लगे, मेरे को राज्य नहीं मिला, मेरे को राज्य नहीं मिला। यार क्या पागलपंती है, कुछ तो समझो यार, लेकर थोड़ी कुछ जाना है, तुम्हारा ही भाई बना है, बाद में हो सकता है कि वो अच्छे और भी क्षेत्र जीत ले तो उस जगह को तुमको बना देंगे। लेकिन अलग अलग जगहों पे, क्षेत्र पे, अलग अलग जगहों पे इनके बारे में विद्रोह फैलना शुरू हो गया, लेकिन बाद में जाके शांत हो गया। अब समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। समुद्रगुप्त छोटा मोटा बंदा नहीं था, बहुत दूर तक ले सोचता था। इंडिया में रहता दुबई में क्या चल रहा है वो भी सोच लेता था। तो उस टाइम की बात करें जहां पे कुछ नहीं था, जहां पे मोबाइल भी नहीं था, जहां पे न्यूज़पेपर भी नहीं था, और वहां पे कैसे पता चलता होगा कि बिहार में क्या चल रहा है और कर्नाटक में क्या चल रहा है। लेकिन यार कितना गजब का माइंडसेट उस बंदा था, उसने बिहार में रहकर पूरे भारत पे कब्जा किया। इसका सोच था कि हम लोग एक राजधानी बनाएंगे पाटलिपुत्रा को, और पाटलिपुत्रा से पूरे भारत पे राज करेंगे। यही माइंडसेट लेकर और धीरे धीरे करते करते अलग अलग राज्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। ये जिस जगह पैर रख देता था उस राज्य को जीत लेता था, और जीतने के बाद से उस राजा को उस गद्दी से नहीं हटाता था, बल्कि उसी गद्दी पे उसी राजा को बैठने देता था। इससे उसको क्या बेनिफिट मिलता था कि इसको टाइम की जो बचत होती थी उस टाइम को दूसरे राज्य को जीतने में लगाता था। जैसे कि भगवान श्री राम श्रीलंका को जीतने के बाद से उसको खुद के अंडर में नहीं लिया, बल्कि रावण के भाई को ही उस गद्दी पे बैठा दिया। वैसे ही समुद्रगुप्त जिस भी क्षेत्र को जीतता था ना, वहां के राजा को उस गद्दी से नहीं हटाता था, बल्कि उसी गद्दी पे जो राजा रहता था उसी को उस पर बैठाता था, लेकिन उस क्षेत्र को अपने अंडर में कर लेते थे। कौन? समुद्रगुप्त। और धीरे धीरे करते करते पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। इन्होंने अफगानिस्तान तक कब्जा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद समुद्रगुप्त फर्स्ट ऐसे गुप्ता डायनेस्टी के राजा थे जिन्होंने फिर से अखंड भारत की नींव रखी। इन्होंने पहली बार आफ्टर क्राइस्ट कॉमन एरा के टाइम में पहली बार समुद्रगुप्त ने फिर से अखंड भारत की नींव रखी। इनका जो टाइम पीरियड था वो सबसे बेहतर टाइम पीरियड था। इस टाइम में हिंदुत्व का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। हिंदुत्व का जो प्रसिद्धि थी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त के प्रशस्ति के बारे में। देखो, कोई व्यक्ति अगर इतिहास में काम किया है तो उसके बारे में उल्लेख कहीं ना कहीं जरूर लिखा गया है, कहीं ना कहीं उसके बारे में अच्छी बातें जरूर लिखी गई। वैसे ही समुद्रगुप्त ने जो अच्छी बातें की थी, जो अच्छे अच्छे काम किए थे, उसका उल्लेख हमें मिलता है कहाँ पे? तो हमें मिलता है उसका उल्लेख अशोका पिलर पे, हमें उसका उल्लेख मिलता है। यहाँ पर हमें उसके अच्छे उसके बारे में लिखे हुए मिलते हैं, उसके आइडियाज के बारे में लिखा हुआ मिलता है, हमें उसके स्ट्रैटेजी के बारे में लिखा हुआ मिलता है। और हमें और क्या मिलता है? हमें इसके बारे में प्रशस्ति मिलता है। अब प्रशस्ति है क्या? तो ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है कि किसी की प्रशंसा करना। अगर कोई भी व्यक्ति इतिहास में अच्छा काम किया गया है या किया है तो उसके बारे में उसकी प्रशंसा किया गया है, कहीं ना कहीं उसके बारे में लिखा गया। वैसे ही समुद्रगुप्त के बारे में भी
प्रशस्ति में बहुत अच्छी तरह से बातें लिखी गई है कि किस तरह से उसने अपना स्ट्रैटेजी को यूज करके भारत पे कब्जा किया या भारत पे राज्य किया। ये सारी इंट्रोडक्शन रहा इस चैप्टर का समुद्रगुप्त के बारे में और प्रशस्ति के बारे में। थैंक यू वेरी मच।